नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो इकोनॉमी टुडे। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अनुमान से कम आए हैं अमेरिकी बाजारों के रोजगार के आंकड़े। एक साल में तीसरी बार घट सकती है ब्याज दरें। कहां? चीन में दरें घटाने की तैयारी है। चीन के जो बड़े बैंक हैं, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल दोनों बैंक, घटा सकते हैं दरें। कच्चे तेल जो है वो रिकवरी के मोड में। ब्रेंट एक हफ्ते की ऊंचाई के लेवल्स पर। यूएस में लगातार तीसरी दिन दमदार एक्शन दिख रहा है बाजारों में। मजबूत ग्लोबल संकेतों के चलते घरेलू बाजारों में तेजी देखने को मिल रही है। इसीलिए एशियाई बाजार भी गुलजार नजर आ रहे हैं। बात करें चाहे निकाई की या फिर कॉस्पी की, ये सब हरे निशान में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सभी कुछ और बात करेंगे एक अनोखी कार की। जी हाँ, बिल्कुल एक सस्पेंस हम बना रहे हैं आपके लिए, लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं आर्थिक जगत की टॉप लाइन्स का। की अध्यक्षता में हुई भारत और केंद्रीय न्यूजीलैंड के कैबिनेट की बैठक में बीच लिए गए अहम फैसले। यूपीआई के जरिए पेमेंट की सुविधा, दोनों देशों के ट्रेड मिनिस्टर्स के बीच हुई बातचीत, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। भूटान और नेपाल यूपीआई के जरिए कर रहे हैं भुगतान। तो न्यूजीलैंड के ट्रेड मिनिस्टर और भारतीय ट्रेड मिनिस्टर मिले हैं। जल्द ही वहां पर यूपीआई पेमेंट की सुविधा शुरू हो सकती है। तो करते हैं अगली टॉप लाइन का। तो केंद्र ने तकनीकी वस्त्र के लिए समर्पित जो तमाम स्टार्टअप्स हैं उनके दिशा निर्देश को स्वीकृति दी है। नए डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के लिए 26 संस्थानों को मंजूरी दी गई है। तो ये टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए बड़ी खबर अब दवाओं क्षेत्र के लिए भी। सिर्फ जेनरिक ही नहीं, नई दवाओं की खोज का भी हब बनेगा भारत। नई फार्मा रिसर्च पॉलिसी सितंबर में हो सकती है लागू। तो कैसे जेनरिक और साथ ही साथ नई दवाओं के क्षेत्र में बन सकता है अग्रणी भारत। और सप्ताह के तीसरे कारोबारी सत्र में भी बढ़त के साथ खुले हैं भारतीय शेयर बाजार। तो हम साफ तौर पर जिसका जिक्र भी कर रहे थे कि शेयर बाजारों की जो ओपनिंग है उस पर एक बार नजर आते हैं, लेकिन उससे पहले गिफ्ट निफ्टी देखते हैं कि किस तरफ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी का अगर जिक्र किया जाए तो गिफ्ट निफ्टी में भी हमने शुरुआती क्यूज जो थे वो हमें नजर आए साफ तौर पर हरे निशान में कारोबार करते हुए, क्योंकि अभी तो हम सपाट ओपनिंग यहाँ पर कह रहे हैं। सपाट ओपनिंग के साथ गिफ्ट निफ्टी 19,516 का लेवल है और 19,516 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है गिफ्ट निफ्टी। क्यूज बहुत स्ट्रांग थे। क्यों स्ट्रांग क्यों थे? क्योंकि हमने देखा कि सेंसेक्स ओपनिंग जो है, आप देखिए 273 पॉइंट्स की ओपनिंग है, 65,349। यानी अगर हम इसको ऐसे समझें कि हरे निशान में कारोबार हो रहा है, वॉलेटाइल ट्रेड है, लेकिन फिर भी रैली के साथ बाजार लगातार कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। रुख ये सेंसेक्स का ओपनिंग जब हुआ था 7 के आसपास, उसका इंडिकेटर है। अब इस वक्त किस तरह से बाजार ट्रेड कर रहे हैं उस पर भी एक रुख ले लेते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल क्यूज है वो बहुत स्ट्रांग है। नैस्डैक की बात करें, डाउ जोन्स की बात करें, तमाम जो यूएस मार्केट से ये पॉजिटिव में बंद हुए। एक रुख अब करते हैं उनका कि किस तरह से जो निफ्टी है, निफ्टी किस तरह से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए निफ्टी का जो ओपनिंग ट्रेड था 80 अंकों की शानदार बढ़त, 19,423 का लेवल है। और ये जो लेवल है लगातार जो तमाम स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज हैं वो बाजार को उठाने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि दोनों जो बाजार हैं वो हरे निशान के साथ कारोबार करते हुए। एक बार नजर आते हैं कि तमाम वो स्टॉक्स कौन से हैं जो बाजार को ऊपर खींचने का काम कर रहे हैं, यानी कि जो टॉप गेनर्स हैं उस पर भी एक रुख लेते हैं। तो टॉप गेनर्स का अगर जिक्र किया जाए, ये मार्केट अपडेट पहले आपको बता दें, जो मार्केट का अपडेट है, सेंसेक्स इस वक्त भी 339, निफ्टी 91 अंकों की बढ़त के साथ और बैंक निफ्टी भी मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इस वक्त का मार्केट का सूरत हाल है, जहाँ पर 64,402 का लेवल है, 339 पॉइंट अप मार्केट है। कुछ जो ग्लोबल क्यूज है उसको डिस्काउंट करके मार्केट चल रहा है। चीन के जो बैंक्स हैं वो दरें घटा सकते हैं तीसरी बार। यहाँ पर यूएस जॉब्स डेटा थोड़ा कमज़ोर आया है, लेकिन आईटी के जो शेयर्स हैं वहाँ पर वो रैली करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए तमाम जो एशियाई बाजार है और उसी के क्यूज को फॉलो करते हुए भारतीय शेयर बाजार भी। और आज जो आईपीओ, जिस तरह से हम आईपीओ के सीजन की बात कर रहे हैं, आज ऋषभ एंटरप्राइजेस का आईपीओ है वो खुलने वाला है। साथ ही साथ कैसे तमाम वो स्टॉक्स हैं जो बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं, बाजार को ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं। एक रुख करते हैं टॉप गेनर्स की तरफ की। लगातार जो मिड कैप और स्मॉल कैप है वो बाजार को सपोर्ट करते हैं।
जियो फाइनेंस 3% आप मानिए शेयर जो है चढ़ता हुआ कारोबार कर रहा है। कल 2.5% की बढ़त थी। टाटा स्टील में भी 1%, टेक HM, टाटा मोटर्स, HCL टेक सभी में आधे से 1 से ज़्यादा फीसद की बढ़त। और सबसे ज़्यादा जियो फाइनेंस, क्योंकि हमने देखा था कि शेयर में पिछले शुक्रवार लोअर सर्किट लगा था, लेकिन इस वक्त बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ और कल भी बाजार को सपोर्ट कर रहा था। अब उन स्टॉक्स पर एक नज़र डालते हैं जो कहीं ना कहीं बाजार को पुल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें लीड करता हुआ BPCL है, करीबन आधे से ज़्यादा फीसद की गिरावट के साथ। नेस्ले इंडिया, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, HUL। हालांकि जो इस वक्त अगर हम बात करें पूरे क्रूड ऑयल पर नज़र डालें तो ब्रेंट अपने एक हफ्ते के उच्चतम स्तर पर कल बंद हुआ है। उसका असर थोड़ा सा हम ऑयल एंड गैस सेक्टर पर देख सकते हैं। तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जो बाजार में उतार चढ़ाव देने के लिए लगातार काम करें। अब एक ग्लोबल मार्केट्स का अपडेट लेते हैं कि आखिर ग्लोबल तौर पर जो तमाम बाजार है वो किस तरह से कारोबार कर रहे हैं। पहले यूएस मार्केट देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक क्यों, तमाम जो IT कंपनीज है उनकी रैली नजर आ रही है यूएस मार्केट में, उसका सपोर्ट मिलता हुआ यूएस मार्केट्स को। और अहम बात यहाँ है जो ये यूएस का जॉब्स डेटा आया है ये उम्मीद से कम आया है, लेकिन जो दमदार एक्शन है वो IT स्टॉक्स की वजह से यहाँ नजर आ रहा है। इसी के क्यूज को फॉलो करते हुए अगर हम यूरोपियन मार्केट्स पर भी नजर डालते हैं तो यूरोपियन मार्केट्स में भी इसका सपोर्ट हम देख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं FTSE, CAC और DAX सभी बढ़त के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। पिच अगर हम देखें, जब हम शेयर की पिच की बात करते हैं तो ग्लोबल क्यूज इस पर भी डिपेंड करते हुए कि चीन अगर दरें घटाता है तो इससे भी मार्केट में खुशी की लहर जो ग्लोबल क्यूज हमें नजर आ रहे हैं। अब रुक करते हैं एक बार एशियाई बाजारों का भी, और एशियाई बाजारों पर नजर डालते हैं। जापान का निकाई 262 रन, क्योंकि जापान को भी इंतजार है। हमने आपको बताया था ना कल राहत के पैकेज का। कॉस्पी और हैंगसेंग, कॉस्पी फ्लैट कारोबार करता है, हैंगसेंग में 88 अंकों की बढ़त यहाँ नजर आ रही है। तो ये हमने मार्केट का लबो लोहा आपको समझाने की कोशिश की। हालांकि पूरा जो आज का दिन है GDP डेटा पर भी निर्भर रहेगा, साथ ही PMI इंडेक्स आने वाला है, इन तमाम कारकों पर रहेगी हमारी खास नजर। लेकिन आइए अब रुक करते हैं कि बिजनेस जगत की जो सुर्खियां हैं पिंक पेपर्स की, फटाफट अंदाज में आपके जरिए पहुंचाते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले। त्योहारों के मौके पर रसोई गैस की कीमतों में प्रति सिलेंडर 200 रुपए की भारी कटौती। साथ ही 75 लाख बहनों को दिए जाएंगे उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन। भारत ने सिंगापुर की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चावल के निर्यात की अनुमति देने का फैसला किया है। बता दें कि भारत ने घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और खुदरा कीमतों को काबू में रखने के लिए गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार टेक्निकल टेक्सटाइल में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप और उद्यमियों को 50 लाख रुपए तक का अनुदान देगी। यह अनुदान 18 महीने की अवधि के लिए होगा। बता दें कि टेक्निकल टेक्सटाइल का प्रयोग सामान्य और पारंपरिक कपड़ा उद्योग में न होकर स्पेशल सेक्टर जैसे स्वास्थ्य सेवा, एरोस्पेस, खेल, रक्षा, कृषि क्षेत्र आदि में होता है। केंद्र सरकार ने ऑटो सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम को 1 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। अब यह स्कीम अब वित्त वर्ष 2028 तक जारी रहेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार और निर्यात विकास मंत्री डेमियन ओ कॉनर के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार को और भी अधिक बढ़ाने पर जोर दिया गया। भारत और न्यूजीलैंड ने नागरिक उड्डयन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के मुताबिक न्यूजीलैंड की नामित एयरलाइन भारत में 6 पॉइंट यानी नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता पर किसी भी प्रकार के विमान के साथ कितनी भी सेवाएं संचालित कर सकती है। सरकारी स्वामित्व वाली तेल विपणन कंपनी ONGC शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2038 तक करीब 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस निवेश के जरिए कंपनी हरित अमोनिया, हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा पर फोकस करेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का सिलसिला थमा हुआ है। आज ब्रेंट क्रूड ऑयल $85 प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में बाहरी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगातार 2 महीने की गिरावट के बाद जुलाई में बढ़ गया है। आंकड़ों के मुताबिक बाहरी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जून 2023 के 1.07 अरब डॉलर की तुलना में जुलाई में बढ़कर 1.85 अरब डॉलर हो गया है।
शेयर बाजार नियामक सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के लिए मौजूदा साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों के तहत मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन को डेटा का ऑफलाइन और इंक्रिप्टेड बैकअप बनाए रखना होगा। तो ये थी कारोबार जगत की सुर्खियां आपके लिए फटाफट अंदाज में। और आइए रुक करते हैं आज के फोकस को लेकर। तो आज के इस फोकस में अब बात एक नए आत्मनिर्भर भारत की। विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो आज का दिन है वो ऐतिहासिक है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने देखा कि कैसे कल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी, जी हाँ, उसका प्रोटोटाइप लॉन्च किया, जिसकी ऊर्जा की जो खपत है एथेनॉल के द्वारा पूरी होगी। क्या है ये पूरी खबर, देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह की ये खास रिपोर्ट। पर्यावरण हितैषी ईंधन आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में विश्व की पहली BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी का प्रोटोटाइप लॉन्च किया। टोयोटा कंपनी द्वारा निर्मित ये कार इलेक्ट्रिक और एथेनॉल पर दौड़ेगी। अभी विश्व में अमेरिका, चीन, ब्राजील और थाईलैंड जैसे कुछ चुनिंदा देश ही हैं जहां एथेनॉल संचालित वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत निरंतर हरित ऊर्जा की ओर कदम बढ़ा रहा है, जो किफायती होने के साथ ही पर्यावरण के अनुकूल भी है। 2030 तक सौर ऊर्जा के पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ये भी जरूरी है कि हम पेट्रोल और डीजल पर अपनी निर्भरता कम करें और बायोफ्यूल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। इथेनॉल का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि 100% इथेनॉल व्हीकल में यूज हो। और आज टोयोटा ने ये जो गाड़ी लाई है ये 100% तक जा सकती है फ्लेक्स इंजन में। इनके पहले मैं बजाज, TVS और हीरो के पीछे लगा, मोटरसाइकिल तैयार की, ऑटो रिक्शा तैयार की। पूना में आपने इंडियन ऑयल ने 3 पंप शुरू किए, प्रधानमंत्री ने उसका इनॉग्रेशन किया। अभी आज के इस गाड़ी के बाद हमारे वैद्य साहब को और पेट्रोलियम मंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम सबको अब इथेनॉल के पंप शुरू करने के लिए आप जरूर आदेश दीजिए। एथेनॉल, जिसे खाद्य पदार्थों से लेकर गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, बांस और यहां तक कि पराली से भी तैयार किया जाता है। ये भारत को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देगा और साथ ही साथ कार्बन उत्सर्जन में भारी गिरावट लाएगा। देश के किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता बनने के साथ साथ अब एथेनॉल का उत्पादन कर अपनी आमदनी में चौगुना बढ़ोतरी कर सकेंगे। All these efforts that are being made today, I think, contribute to that, including advancing the technology and the science to make urban transport much more efficient. And I must say with humility, we have a long journey to go ahead, but these are small but significant steps being taken. आंकड़ों पर नजर डालें तो हम प्रतिवर्ष 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल आयात करते हैं, जो भारत में 40% प्रदूषण का कारण भी है। एविएशन फ्यूल में भी अब बायोफ्यूल के उपयोग की बात की जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अब हम बायोफ्यूल के उपयोग से एग्रीकल्चर ग्रोथ 12% से बढ़ाकर 20% तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही एथेनॉल बेस्ड फ्यूल से भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा। विदेशों से आयात होने वाले फॉसिल फ्यूल में भारी गिरावट भी आएगी और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। ये तो इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल की पहली कार से उठ चुका है पर्दा और इसी पर रहेगा हमारा फोकस आगे। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान और अभिषेक सिंह भी जुड़ गए हैं, जो हमारे संवाददाता है जिन्होंने रिपोर्ट की थी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अविनाश शर्मा, प्रमोटर, ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स। सबसे पहला सवाल अविनाश जी मेरा आपसे यही है कि जिस इलेक्ट्रिफाइड फ्यूल फ्लेक्स की हम बात कर रहे हैं, जिस गाड़ी से पर्दा उठा है, कैसे ये ऑटो इंडस्ट्री में एक क्रांति के रूप में या फिर कहें गेम चेंजर साबित होने वाला है? अविनाश जी, आप जो बोल रहे हैं आप उसको अनम्यूट कीजिए, शायद आपका म्यूट बटन ऑन है।
अविनाश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, पर आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। चलिए, तब तक हम अभिषेक के पास चलते हैं, जब तक हम इस दुविधा से पार पाते हैं। अभिषेक, आप तो वहां पर मौजूद थे। जिस क्रांति का हम जिक्र कर रहे हैं, ये अपने आप में खास तौर पर पर्यावरण हितैषी तो है ही, वहीं किस लिहाज से अभिषेक ये किसानों को अन्नदाता से ऊर्जादाता तक पहुंचाने का एक स्वर्णिम सफर हो सकता है? अभिषेक। बिल्कुल आंचल, देखिए काफ़ी ये जो कल लॉन्च हुआ, नितिन गडकरी ने जिस तरीके से कल लॉन्च किया, इसे एक ऐतिहासिक कहा जा सकता है, गेम चेंजर के तौर पे देखा जा सकता है। तीनों फील्ड में देख सकते हैं आप, ऑटोमोबाइल सेक्टर में देख सकते हैं, पॉल्यूशन से जो निजात पाने के क्षेत्र में देख सकते हैं, और तीसरा सबसे बड़ा किसानों के क्षेत्र में देख सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कैसे, और इसके से जो जुड़े हुए ग्राहक हैं उनको क्या फ़ायदा होगा। आप देखिए, इथेनॉल जो है 60 रुपया प्रति लीटर बिकता है। पेट्रोल डीजल की कीमत ज़रूर ज़्यादा है। इथेनॉल बेस्ड, और भारत में इस कार को तैयार किया गया है। टोयोटा कंपनी की जो ये कार है, इसका निर्माण भी भारत में किया गया है। इथेनॉल के उत्पादन से, और इसके जब पंप पूरे भारतवर्ष में जब खुल जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कितना इससे ज़्यादा जो है ग्राहकों को फ़ायदा होगा। उनको जो पेट्रोल डीजल पे जो खर्च होता है उसमें कितनी बचत होगी। साथ साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो जब मैन्युफैक्चर करेंगे, उनको उसका जब उनकी बिक्री बढ़ेगी। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा हम इसमें देख रहे हैं आंचल, वो ये है कि पॉल्यूशन से, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विज़न है कि 2030 तक जो है ग्रीन एनर्जी को पूरी तरीके से भारत में इम्प्लीमेंट किया जाए, और इस पर लगातार काम आप देख रहे हैं। ये इथेनॉल बेस्ड है, यानी कि 35% तक कम कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये उसका उत्सर्जन जो है वो कम करेगा। अभी फिलहाल अगर हम 16 लाख करोड़ रुपया जो है वो उसका हम फॉसिल फ्यूल जो है इंपोर्ट कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि 16 लाख करोड़ रुपए का जो है वो हमारी आमदनी जो है जो बाहर जा रही है आयात करने में, उसकी बचत होगी। साथ साथ पॉल्यूशन को लेकर के जिस तरीके से सरकार का कदम रहा है, 10 लाख इलेक्ट्रिक बसेस को लेकर के लिए, एशिया के सबसे बड़े जो सोलर प्लांट की आप बात को देखें, चाहे वो कच्छ में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने उसकी शुरुआत की थी, आप जितने भी इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत को देखें, स्टेशन से उनके ऊपर सोलर पैनल की बात करें, तमाम जो जी अविनाश जी, भारत का लक्ष्य है 2030 तक कैसे हम एथेनॉल की ये जो प्रोडक्शन है इसको बढ़ाकर गाड़ियों में इसका इस्तेमाल किया जाए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये सफ़र कितना मुश्किल हो सकता है, और साथ ही साथ पर्यावरण हितैषी तो हम इसकी बात कर ही रहे हैं, लेकिन किस तरह से और जो कार कंपनीज हैं, जो मार्केट प्लेयर्स हैं, वो इसमें कूदेंगे? जी, पहला तो ये बता दूं कि 2025 का टारगेट है, प्रधानमंत्री ने बोला है 20% इथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल पूरे देश में बिकेगा। आज जो हम लोग अचीव कर रहे हैं, करीब 12% इथेनॉल मिक्स पेट्रोल पूरे देश में चारों तरफ मिल रहा है। दैट इज द बेस फ्यूल। कोई भी प्योर पेट्रोल देश में नहीं है, 12% मिश्रित है। अब ये 12% से 20% का जो टारगेट है, हमें 4-5 चैलेंजेस हैं। क्या मेरे पास इनफ फीड स्टॉक है, शुगर केन हो, मक्का हो, मेज हो, सरप्लस राइस हो, ब्रोकन राइस हो, ये सारा। तो दूसरा है कि क्या हम प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी तेजी से बढ़ा रहे हैं ताकि हम 20% मिश्रित कर पाए। और 20% मिश्रित करने के लिए नीति आयोग का जो नंबर है वो बोलता है कि करीब 1000 करोड़ लीटर हमें इथेनॉल चाहिए होगा। जो आज करीब 200 करोड़ लीटर है वो बढ़ा के 1000 करोड़ लीटर है। तो प्रोडक्शन साइड तो बहुत इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, भारत सरकार की नीति बहुत पॉजिटिव है जी। अब दूसरी तरफ हमें डिमांड साइड देखना होगा, और ये जो अभी हमारा जो आज कल जो लॉन्च हुआ है ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि ये जो हमारा डिमांड है इथेनॉल का ज्योमेट्रिकली बढ़ाएगा। अगर हम आज जितनी गाड़ियां देश में हैं वो 10% इथेनॉल मिश्रित गाड़ियां हैं, कंप्लायंट गाड़ियां हैं, और अप्रैल 2023 से 20% E20 गाड़ियां लॉन्च हुई हैं। अगर E10 और E20 की गाड़ियां मैं 2025 में देखूं तो करीब 3/4 गाड़ियां, मतलब 75% आपकी E10 गाड़ियां होंगी, जो कि 14% 15% इथेनॉल मिश्रित में कोई दिक्कत नहीं है। बट E20 गाड़ियां करीब 25% होगी। तो वो 20% की जो टारगेट है अचीव करना 2025, उसके लिए ये जो फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी जो लॉन्च हुई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये 85% इथेनॉल कंज्यूम कर सकता है। गाड़ियां 85% तक कंज्यूम कर सकते हैं। सो डिमांड बहुत जरूरी था,
और ये जो लॉन्च है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री एज अ होल। अविनाश, हम जानते हैं कि ब्राजील वो नंबर 1 देश है जो इथेनॉल मिश्रित तरीके से इस तरह के फ्यूल को इस्तेमाल करके गाड़ियां सड़कों पर उतारता है। इस लिहाज से गाड़ियों की बनावट में भी कितनी तब्दीली चाहिए होती है? क्या ये भी बहुत ज़रूरी है ताकि इथेनॉल मिश्रित जिस फ्यूल की हम बात कर रहे हैं इसके डिमांड को एक अपटिक मिले आने वाले समय में? जी बिल्कुल, एकदम सही बात आपने बताया। बिकॉज आज अगर ब्राजील की बात करें तो करीब 90 से 92%, 90 to 92% जो गाड़ियां बिकती हैं वो फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां हैं। मतलब कि वो 0 to 100% किसी भी परसेंटेज पे चल सकती हैं। और इसी कारण ब्राजील में आज 47%, ऑल ब्राजील एवरेज अगर देखें, 47% इथेनॉल यूज होता है और 53% पेट्रोल यूज होता है, जो आज हमारे देश में 12 है और हमारा टारगेट 20% के तरफ है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होगा, ये जो गाड़ियां प्रोड्यूस हो रही हैं, जो फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी जो कल टोयोटा ने लॉन्च किया है, ये BS6 कंप्लायंट है। इंडिया में BS6 कंप्लायंट होती है, ब्राजील में BS4 है। जब BS6 ये करती हैं तो इन गाड़ियों का जो कॉस्ट होगा थोड़ा ज्यादा होगा, और इसीलिए गवर्नमेंट को या तो कुछ इंसेंटिव देना होगा, जो आपने थोड़ी देर पहले प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंश्योरेंस इंसेंटिव बताया, वो एक्सटेंड करें ये फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों के लिए। इसका दायरा तो अविनाश जी, PLI स्कीम का तो दायरा बढ़ाया गया, हमने ये खबर दिखाई भी ऑटो इंडस्ट्री के लिए। ये भी कितना ज्यादा हम कह सकते हैं मददगार साबित हो सकता है जब हम चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं या फिर जिस बायोफ्यूल के एक नए युग का आरंभ हम बता रहे हैं इस ऑटो इंडस्ट्री के लिए। मैं अभी श्योर नहीं हूं कि ये जो PLI एक्सटेंशन हुआ है क्या वो फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों को कवर करता है कि नहीं करता। पहले कवर नहीं करता था, दैट इज नंबर 1। तो ये कवर किया जाए। और दूसरा जो इंसेंटिव है, आज जो सारी गाड़ियों पे करीब 28% GST या प्लस ज्यादा लगता है, और ये फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों पे भी 28% लगेगा, जबकि ये ग्रीन फ्यूल है। EV जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उस पे 5% GST है। तो भारत सरकार अगर ये GST जो 28% है इसको 12% या 5% करे तो ये एक्सेप्टेंस बाय द कंज्यूमर्स बढ़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ द इंडियन फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल जो BS6 कंप्लायंट हैं, ये ब्राजील या US जैसे कंट्री से थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। इसीलिए भारत सरकार को या PLI देना चाहिए या GST को 5 या 12% तक रिड्यूस करना। चलिए अविनाश जी, आपके पास वापस आऊंगे। अभिषेक जुड़े। अभिषेक, अभी तो इसका प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया, आप वहाँ मौजूद थे। इस तरह की गाड़ियों की चाबी कब ग्राहक अपनी जेब में डाल सकते हैं, इसको लेकर क्या ऐलान किया गया वहाँ? बिल्कुल, देखिए रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने और पेट्रोलियम मिनिस्टर भी मौजूद थे, और पेट्रोलियम मिनिस्टर ने यहाँ तक कहा कि अब जो है इथेनॉल के जो पंप है, जो वो इंडियन ऑयल और जो भारत पेट्रोलियम है, देश भर में तकरीबन 50,000 ऐसे पंप है जहाँ पर कि इनकी शुरुआत करेगा। ये अपील भी की रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कि इसकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो इथेनॉल पंपों की जो है शुरुआत इनके साथ साथ की जाए। साथ साथ जो तक बात है, ये प्रोटोटाइप है और अभी जो है इसको लेकर के अभी इसमें और क्या सुधार किए जा सकते हैं, इसमें और क्या बदलाव हो सकता है, क्योंकि BS6 स्टेज 2, BS6 में भी स्टेज 2 है। ये जो गाड़ी लॉन्च हुई है टोयोटा की, स्टेज 2 की गाड़ी है। तो इसके अंदर अभी ये गाड़ी को इसके प्रोटोटाइप में और क्या चेंजेस आएंगे और क्या इसमें सुधार किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है, उसके आने के बाद जो है ग्राहकों के लिए जल्द ही मार्केट में भी उपलब्ध होगा। साथ साथ रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने इसके अलावा ये भी बोला कि जो 2 व्हीलर है और 3 व्हीलर है उनमें भी इस तरह की जो गाड़ियां हैं जो इसमें फॉसिल फ्यूल का कम इस्तेमाल हो, बायोफ्यूल का ज़्यादा इस्तेमाल हो, उन गाड़ियों को भी जल्द से जल्द शुरुआत करेगी। एक बात अभी अविनाश जी ने अविनाश जी ने बताया कि 20% जो है इथेनॉल का हम पेट्रोल के साथ मिश्रण करेंगे, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अभी एग्रीकल्चर ग्रोथ की भी अगर हम बात करें वो 12% है, वो भी 20% हो जाएगा अगर हम इथेनॉल का उपयोग गाड़ियों में करना शुरू कर दें, क्योंकि जो किसानों की आमदनी है वो इथेनॉल के यूज़ करने के कारण वो ज़्यादा बढ़ेगी, तो एग्रीकल्चर ग्रोथ भी 20% तक जाएगा। आचल बिल्कुल, एक फाइनल कॉमेंट आपसे अविनाश जी, क्योंकि हम ग्रीन एनर्जी की बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि बायोफ्यूल का इस्तेमाल एविएशन सेक्टर में भी गेम चेंजर साबित होगा। बिल्कुल साबित होगा, बट अभी मुझे नहीं लगता है कि इंटरनेशनली या ब्राजील में बहुत सक्सेस मिला है। अभी उसमें थोड़े और रिसर्च करने जरूरी हैं, बट यस द फ्यूचर इज देयर।
और हम एविएशन फ्यूल में 1-2 प्लेन्स उड़ाए गए हैं, बट एट अ कॉमर्शियल लेवल करने में थोड़ा और वक्त लगेगा। बट इंडिया में अभी तो लेट अस स्टार्ट विद द ट्रांसपोर्ट फ्यूल एट प्रेजेंट। बिल्कुल और गो ग्रीन की जब हम बात करते हैं, अगर ऑटो इंडस्ट्री में ये ग्रीन अहेड है तो आप मानिए कि आपकी अर्थव्यवस्था भी सही ट्रैक पर और हरित ट्रैक पर दौड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका, अविनाश जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जिस प्रोटोटाइप का हम जिक्र कर रहे हैं, अभी थोड़ा वक्त है कि इसकी चाबी हमारी जेब में आए, लेकिन ये किस तरह से हरित क्रांति का एक युग है जब हम बात करते हैं गाड़ियों को लेकर, जब हम बात कर रहे हैं उन अन्नदाताओं की जो अब ऊर्जादाता में तब्दील हो जाएंगे। रुक करते हैं एक ऐसी ही अगली खबर का जो चेहरों पर खुशी लाएगी। कैबिनेट की जो बैठक कल हुई उसमें एक अहम फैसला, कई फैसले लिए जाते हैं लेकिन एक बहुत अच्छा फैसला कर लिया गया। त्योहारों के मौके पर अब आधी आबादी को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात दी गई है। रसोई गैस के जो सिलेंडर्स हैं उसमें 200 रुपए की राहत है और 75 लाख बहनों के लिए उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब मिलेगी 400 रुपए की राहत। सरकार के इस कदम का देश भर में स्वागत किया गया है। सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि कोविड काल के दौरान भी विश्व भर के गैस के दाम में 3 गुना वृद्धि के बावजूद भारत सरकार ने इतने दाम नहीं बढ़ने दिए, बल्कि कल्याणकारी योजनाओं को भी गति दी। आइए सुनते हैं। ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपये दाम कम होंगे। तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि एक बार देश की लाखों बहनों के लिए फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा तोहफा दिया है कि 75 लाख बहनों के लिए उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत उनको गैस कनेक्शन मिलेंगे। उनको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। गैस कनेक्शन भी मुफ्त मिलेंगे, पहला सिलेंडर भी, पाइप भी, चूल्हा भी। तो ऑटो सेक्टर से आई खुशखबरी, ऐसी ही खुशखबर हमने आपको दी है गैस सेक्टर से भी। तो ये इस तरह की खबरों को समेटे हम आपके लिए लेकर आते हैं ये शो, जहां जानकारी होती है आर्थिक जगत से जुड़ी। जाने से पहले आज का मंत्र आपको बता देते हैं और इसी के साथ छोड़े जाएंगे। निवेश में जो हमें आरामदायक लगता है वो शायद ही कभी लाभदायक होता है। रॉबर्ट अनॉटी ने ये कथन कहा था। उद्यमी हैं, अमेरिकी निवेशक हैं, कई किताबें लिख चुके हैं। तो जब भी आपको लगता है ना कि ऑल थिंग्स आर इजी एंड कमिंग योर वे, दैट डजंट मीन दैट द वे इज राइट। तो प्लीज जब भी निवेश करें सुरक्षित निवेश करें। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। सुरक्षित रहिए और सतर्क तरीके से निवेश करते रहिए। नमस्कार।